साथियों नमस्कार। डिजिटल एजुकेशन के इस एडवांस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम साइंस या फिर विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। साइंस की पहली क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया था। आइए हम उसके आगे देखते हैं। उसके आगे सबसे पहला है फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवाल, फिर इसी को हम एल्गा कहते हैं, एल्गी। शैवाल दोस्तों ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और ये चूंकि स्वपोषी हैं तो इसमें जो है क्लोरोफिल निश्चित रूप से पाया जाएगा। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। दोस्तों ये शैवाल जो है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें करीब 80% से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि आपका स्पाइरुलिना और एक आपका कोरेला है। ये ऐसे शैवाल हैं जिसमें जो है 80% से ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और ये कोरेला शैवाल ऐसा है जिसको कि अंतरिक्ष यात्री जो है इसको अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है चूंकि ये ऑक्सीजन भी उत्पादित करता है और ये इसमें प्रोटीन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व का करीब 80% O2 का उत्पादन जो है वो ये शैवाल ही करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है O2 उत्पादन की क्षमता भी होती है और इसमें जो है प्रोटीन भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आइए देखते हैं माइकोलॉजी को। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। कवक या फिर जिसको हम फंजाई कहते हैं। फंजाई को ही हम कवक कहते हैं। दोस्तों ये जो है स्वपोषी नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा गांव में या फिर अपने खेतों में जहां हम खाद को फेंकते हैं, या जैसे गाय या भैंस का गोबर हो गया, या फिर जहां हम अपना कूड़ा करकट फेंकते हैं, वहां हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की संरचना जो है आपकी उगाती है। इस तरह की संरचना उगाती है। दोस्तों इसी को हम कहते हैं कवक, और इसी को गांव की भाषा में कहा जाता है कुकुरमुत्ता। दोस्तों कुछ कवक ऐसे होते हैं जो कि खाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपका एक है मशरूम, जो कि आजकल खूब ट्रेंड में है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी भी खूब खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है एगारकस और मार्केला। दोस्तों ये दो कवक ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रोटीन और विटामिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन और विटामिन। इसलिए इसको जो है खाने के काम में भी लिया जाता है। दोस्तों एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने कवक से ही सबसे पहले एक एंटीबायोटिक दवा बनाई थी, जिसको कि हम पेनिसिलिन कहते हैं। ये पहली एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक दवा फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलियम नोटाइटम नामक फंजाई से प्राप्त किया था। और इसके लिए उनको जो है 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज इनको इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने पेनिसिलियम नाम की पहली एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी को। दोस्तों इसके अंतर्गत हम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवाणु का अध्ययन करते हैं। दोस्तों जीवाणु या फिर बैक्टीरिया जो है,
जीवाणु या फिर बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय होता है। ये अनडेवलप्ड होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक होंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, वायरस बैक्टीरिया। और जितने भी मल्टी सेलुलर जीव हैं जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, वो सब आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ जाता है, एनिमल और प्लांट्स। दोस्तों बैक्टीरिया की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज जो है अपनी दांत की जो खुरचन होती है, सुबह सुबह जब ये उठे तो इन्होंने सुई से जो है अपने दांत को खुरचा और खुरचने के बाद उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ इस तरह की संरचना जो है, ऐसे इस तरह की संरचना उन्होंने देखा। तो इसको जो है उन्होंने बैक्टीरिया कहा। इस तरह की संरचना दांत के खुरचन में जो है, दांत के खुरचन में लीवेनहॉक महोदय ने देखा। हालांकि इसको बैक्टीरिया नाम जो है, इसको जीवाणु या फिर बैक्टीरिया नाम दिया एरनबर्ग ने। एरनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जीवाणु की खोज जो है वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की, जबकि इसको नाम दिया एरनबर्ग महोदय ने। अब आइए देखते हैं वायरोलॉजी को। दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायरोलॉजी मतलब होता है विषाणु। दोस्तों जीवाणु, विषाणु या फिर से ये कवक, बैक्टीरिया, वायरस या फिर जितने भी फंजाई हैं, उन सब से मानव शरीर में या फिर एनिमल में रोग भी होते हैं। तो रोग का एक अलग ही चैप्टर रहेगा जिसमें हम आपको इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है। इनसे होने वाले रोग हम आपको एक अलग चैप्टर में बताएंगे, जो कि बहुत सिंपल होगा। आपको ट्रिक की सहायता से हम सब तुरंत का तुरंत याद करवा देंगे। दोस्तों वायरस की खोज जो है, वायरस या फिर विषाणु की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के पौधे में इसकी खोज की थी। तंबाकू के पौधे में, तंबाकू के पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों से इन्होंने वायरस की खोज की थी। और इसको जो है वायरस को निर्जीव या फिर सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। निर्जीव या सजीव के बीच की कड़ी। दोस्तों इसको निर्जीव या सजीव के बीच की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि जब ये वायरस जो है जब तक किसी आदमी के संपर्क में नहीं आता है या फिर जीव के संपर्क में नहीं आता है तो ये निष्क्रिय पड़ा रहता है। और जैसे ही ये किसी ह्यूमन बींग्स के टच में आता है तो वो ये तुरंत जो है फंक्शनल हो जाता है। जैसे कि हमारा कोरोना है, अगर ये बाहर है तो ये फिर मतलब घातक नहीं है। ये जैसे ही हमारे शरीर में घुसता है वैसे ही ये सक्रिय हो जाता है और हमको नुकसान पहुंचाने लगता है। अब हम आइए देखते हैं पैलियोंटोलॉजी को। इसके अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म, दोस्तों जीवाश्म वो होते हैं जो कि हजारों लाखों वर्ष पहले जो है जमीन के अंदर धंस गए और फिर खुदाई में जब उसके अवशेष हमको मिले तो उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म की
जीवाश्म की दोस्तों जब हम उम्र ज्ञात करते हैं, उसकी उम्र एक कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग मेथड। इस मेथड के जरिए जो है हम किसी भी जीवाश्म की उम्र को ज्ञात करते हैं। इसमें जो है कार्बन डेटिंग पद्धति में यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग मेथड के तहत हम जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं और इसमें यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो पहला जीवाश्म ज्ञात किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जीवाश्म आपका था आर्कियोटेरिप्स। ये आपका पहला जीवाश्म था दोस्तों, और इसी को जो है पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी। दोस्तों अब हम देखते हैं लाइकेनोलॉजी को। इसके अंतर्गत हम लाइकेन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों लाइकेन को शैवाल या फिर कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। शैवाल एंड कवक के बीच की कड़ी माना जाता है, और ये दोनों जो है सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं। और दोस्तों ये लाइकेन जो है वो मसालों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और ये जो है वायु प्रदूषक के अच्छे संकेतक होते हैं। अर्थात जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पे ये लाइकेन पौधे उगते नहीं हैं, वहां पे ये ग्रो नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया लाइकेनोलॉजी के बारे में। अब आइए हम देखते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। दोस्तों इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी इसके जनक आपके हेकले कहलाते हैं। हेकले दोस्तों किसी जीव या फिर जीव समूह का जो है वो उसके पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करने का अध्ययन जो है वो आपका इकोलॉजी कहलाता है। इसी इकोलॉजी के अंतर्गत एक टर्म होता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जनक जो है वो टांसले को कहा जाता है। टांसले। दोस्तों हम इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। चूंकि इन्वायरमेंट आपको पढ़ना ही है तो यहाँ आप केवल इतना समझिए, उसके बाद हम इकोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा बायोलॉजी की कुछ शाखाएं और भी हैं, ब्रांचेज और भी हैं, लेकिन जब जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तब तब जो है हम आपको जैसे जैसे क्लास में आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको इसको बताते चलेंगे। अब हम आइए शुरू करते हैं। इसके बाद आपका सेल। चूंकि सेल जो है वो हमारे जीवन का या फिर हमारे लाइफ का एक सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है। अर्थात दोस्तों कि सेल जो है वो पूरे शरीर का वह छोटा से छोटा अंग है जो कि अपनी सारी क्रियाएं ये सेल खुद कर लेता है। दोस्तों सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत हम यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव को रखते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंतर्गत हम बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेलुलर जीवों को रखते हैं। इस सेल का जो अध्ययन होता है, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और सेल की खोज जो है
सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। रॉबर्ट हुक। जबकि अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जीवित सेल की खोज किसने की है, जीवित कोशिका, तब आपका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। इसी में एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत, तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत आपका दिया स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने। दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने हमको यह बताया कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं सबका निर्माण सेल से ही हुआ है। सबका शरीर जो है, सबके शरीर की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो है आपका सेल। सेल से ही मिलके, कोशिका से ही मिलके सारे जीवों का निर्माण हुआ है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, स्लाइडेन व स्वान का कोशिका सिद्धांत। जैसे कि अगर हम सेल को अगर हम एक ईंट मान ले, ईंट आप सबने देखा होगा जिससे मकान बनता है। ईंट की संरचना कुछ इस तरह से होती है, इसमें कुछ लिखा होता है इस तरह से। ये मान लीजिए एक ईंट है, तो ईंट को हम कोशिका मान लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, ठीक। दोस्तों जिस तरह से कई सारे ईंट मिलके एक दीवार को बनाते हैं, इस तरह से दीवार को इस तरह से ईंट जोड़ जोड़ के दीवार को बनाया जाता है। तो उसी तरह से कई सारी कोशिका मिलके, कई सारे कोशिका के समूह मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू अर्थात ऊतक का निर्माण करते हैं। कई सारे सेल्स मिलके वो ऊतक का निर्माण करते हैं। उसके बाद जब कई सारी दीवार मिलके यहां पे एक इस तरह से कमरा बना देते हैं। ये मान लीजिए एक कमरा हो गया, ये आपका एक रूम हो गया। उसी तरह से टिश्यू मिलके जो है एक अंग को बनाते हैं, जैसे हाथ, आंख, या फिर आपका हृदय, या फिर लीवर। तो इन सब में अलग अलग टिश्यू होती है। इसके बाद दोस्तों जब जब 3-4 कमरे मिलके एक घर को इस तरह से बना देते हैं, जैसे मान लीजिए ये घर पूरा बन जाता है। ये उसी तरह से ये सारे अंग मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। और यही बताया था हमारे स्लाइडेन व स्वान ने। इसी को कहते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत। एक बार इसको आप और देख लीजिए। जैसे ये ईंट है, ईंट को अगर हम कोशिका मान ले तो कई सारी ईंट मिलके वो आपका दीवार बना देते हैं। उसी तरह से कई सारे सेल्स मिलके आपका टिश्यू बना देते हैं। और जब 4 दीवारें मिल जाती हैं तो उसको एक कमरा कहा जाता है। उसी तरह से कई सारे टिश्यू मिलके एक एक शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे हाथ हो गया, आंख हो गया, हृदय हो गया, या फिर लीवर हो गया। उसके बाद जैसे 3-4 कमरे मिलके एक घर को बना देते हैं, तो उसी तरह से शरीर के सारे अंग मिलके जो है वो शरीर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये रहा जो है सेल। अब अगली क्लास में हम आपको सेल के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गाल्जी बॉडी क्या है, और इनका जो है फंक्शन क्या होता है, हमारे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और हमको प्रोत्साहित करने के लिए आप अपने कमेंट हमको जरूर बताइए। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमको जरूर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।